सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 136वीं कक्षा अशिष्य प्रकरण कल प्रारंभ किया था हमने। उसमें आगे सूत्र है प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम अर्थस्यान्य प्रमाणत्वात्। यही चलेगा ना? योग प्रमाणे अच्छा, नहीं ये तो हो गया कल। इसमें कुछ वो करना नहीं है। हाँ, कुछ पूछना है तो पूछिए इसमें से। क्या पूछना है, बोलिए। वही है ना कि योग प्रमाण यदि हम ऐसा माने कि संबंध के कारण से किसी स्थान का नाम पड़ा है, योग माने संबंध, और उसको यदि प्रमाण मानते हैं, संबंध के कारण से नाम हुआ है, तो फिर जिसका संबंध हुआ था वो संबंध हट चुका है अब, तो उसके अभाव में, यानी उस संबंध के अभाव में आदर्शन होना चाहिए, उस नाम का भी आदर्शन होना चाहिए। वो नाम प्रचलन में नहीं रहना चाहिए, लेकिन प्रचलन में नाम अब भी है। वहां भले ही अब कटुक बद्री वृक्ष नहीं है, वहां भले ही गोद नाम का तालाब नहीं है, वहां भले ही अब पंचाल की संतानें न रह रही हों, तब भी नाम चलता रहता है। ये था। अब इसमें एक चीज और जोड़ रहे हैं अशिष्य प्रकरण में। ये तो पीछे की बातें तो पूरी हो गई, अभी दो बातें और कहनी है इनको दोनों सूत्रों में आगे। ये दो सूत्र और रह गए अशिष्य प्रकरण के। तो पीछे जो नाम रखे थे हमने अदूर भविष्य सूत्र के द्वारा, तस्य निवासः सूत्र के द्वारा प्रत्यय कर करके जो नाम रखे थे, उनका तो प्रकरण पूरा हो गया। अब आगे दो बातें और जोड़नी है इनको। इसमें 56वें सूत्र में प्रधान प्रत्ययार्थ वचनम प्रथमैक वचनांतम अर्थस्य षष्ठीक वचनांतम अन्य प्रमाणत्वात् पंचमेक वचनांतम। प्रधान प्रत्यय, इसमें दो शब्द हैं और उनका अर्थ के साथ समास करेंगे। फिर तो प्रधानम च प्रत्ययश्च प्रधान प्रत्यय, इतर इतर द्वंद्व करके, और अर्थस्य वचनम अर्थवचनम ये षष्ठी अलग जोड़ेंगे। और उसके बाद फिर प्रधान प्रत्ययो अर्थवचनम, इनका आपस में समास करेंगे। पहले प्रधान प्रत्यय ये दो शब्द अलग कर दीजिए, और अर्थवचन ये अलग हो गया। अर्थवचन में भी एक समास हो गया अर्थस्य वचनम करके, तो अर्थवचन शब्द बना लिया। अब प्रधान प्रत्यय और अर्थवचन, इनका षष्ठी समास करेंगे, यानी प्रधान प्रत्ययो अर्थवचनम प्रधान प्रत्यार्थ वचनम। एक शब्द बन गया पूरा। ये नहीं, षष्ठी तत्पुरुष है ये। तो आगे शब्द है अन्य प्रमाणत्वात्। यहां भी अन्य प्रमाण, इसमें भी दो शब्द हैं। तो अन्यस्य प्रमाणम अन्य प्रमाणम, अन्य प्रमाणस्य भावः भाव अर्थ में त्व प्रत्यय हो जाता है, अन्य प्रमाणत्वम, तस्मात् अन्य प्रमाणत्वात्। पंचमी दी है सूत्र में। तो अशिष्य पीछे से आ ही रहा है। अब क्योंकि द्वंद्व समास है तो दो बातें इसमें कही जा रही हैं, और अर्थवचन को आप दोनों के साथ जोड़ सकते हैं, प्रधान के साथ भी और प्रत्यय के साथ भी। यानी प्रधान अर्थवचन और प्रत्ययार्थ, प्रत्यय का अर्थवचन अर्थात प्रत्यार्थ वचन। तो प्रधानार्थ वचनम प्रत्यार्थ वचनम अपि अशिष्यम, ये भी अशिष्य है। हेतु सूत्र में ही दे दिया है साथ में। क्यों है ये अशिष्य, कैसे पता लग रहा है कि अर्थस्य अन्य प्रमाणत्वात्।
अर्थ का जो बोध होता है उसमें अन्य प्रमाण बन रहा है। अन्य का तात्पर्य यहाँ पर लोक, जो लोग हैं, व्यवहार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सब यही इसमें प्रमाण है। जो व्याकरण नहीं पढ़े हुए हैं, जिन्होंने शास्त्रों को नहीं देखा है, तो वो भी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अन्य से हम शास्त्र से हट करके जाएंगे तभी तो अन्य की बात बनेगी। तो शास्त्र की अपेक्षा जो अन्य है कौन? व्यक्ति, लोग। अब यहां कहना क्या चाह रहे हैं ये कि आचार्य लोग ऐसा बोलते हैं कि प्रधान और उपसर्जन दोनों मिलकर के प्रधान को बोलते हैं। ये समास के विषय में, संदर्भ में ये बात घटती है। जैसे हमने कहा राज पुरुष, तो राजा, राज्यः पुरुषः समास करते हैं, षष्ठी तत्पुरुष। अब इसमें जो शब्द बनता है समास करने के बाद राजपुरुष, इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ का तात्पर्य इसमें जो शब्द आ रहे हैं दो, राजा और पुरुष। अब राजपुरुष का अर्थ देखो, क्या इन अलग अलग शब्दों का जो अर्थ है इनमें से किसका अर्थ आ रहा है? राजा से संबंधित प्रधान राजा। मेरा प्रश्न ये नहीं था। मेरा प्रश्न है कि राज पुरुष का अर्थ समास में आए हुए शब्दों में से किसका अर्थ है? इनके राजा भी नहीं है, पुरुष भी नहीं है। कौन है? गाय है कोई? नहीं, पुरुष है। राजा तो फिर आपने समास के पदों में से आपने कहा भिन्न है बिल्कुल, तो पुरुष तो आपने ले लिया। मेरा प्रश्न फिर समझो कि राज पुरुष का अर्थ राज पुरुष शब्द में समास में आए हुए शब्दों में से किसका अर्थ है? राजा से संबंधित पुरुष। पुरुष का कह सकते हैं। प्रश्न समझे ही नहीं आप अभी तक। राजा का अर्थ है राजा, पुरुष का अर्थ है पुरुष, और राजपुरुष का अर्थ पुरुष। संबंध किसका है वो बाद में देखना, लेकिन समास में आए हुए शब्दों में से किसको लिया हमने? पुरुष को लिया है, राजा को नहीं लिया बिल्कुल भी। अब यहां पर ये देखो कि राजा से संबद्ध पुरुष है, ये अर्थ जो हम करते हैं, इसमें राजा मुख्य है या पुरुष मुख्य है? राजा मुख्य है। अच्छा, राजा को लाएंगे पकड़ के। राजा से संबंधित पुरुष का लाया, तो पुरुष प्रधान हो गया, उत्तर पदार्थ पुरुष प्रधान हो गया। उत्तर पदार्थ। तो प्रधान और जो गौण होता है उसे कहते हैं उपसर्जन। तो राजा हो गया उपसर्जन, और इसीलिए उसका नाम भी, संज्ञा भी वही रखी गई है कि प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, क्योंकि जिस सूत्र से समास किया है षष्ठी सूत्र से, तो षष्ठी में प्रथमा है, और वो किसको कह रहा है? राज्य। हाँ, षष्ठ्यंत कोई तो बोलेगा, उसका नाम हो गया उपसर्जन। जो प्रधान को ना उत्तर पदार्थ प्रधान, जो पद प्रधान होगा उससे अतिरिक्त पद होगा वो उपसर्जन समझो। तो दोनों शब्द मिलकर के, अब दोनों कौन कौन है? एक प्रधान है, एक उपसर्जन है, और दोनों मिलकर के किसको कह रहे हैं? प्रधान को। तो प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः। प्रधान और उपसर्जन ये दोनों, सह माने साथ, मिलकर के प्रधानार्थम ब्रूतः, प्रधान अर्थ को बोलते हैं, ऐसा आचार्यों का कहना है। तो यहाँ ये सूत्र ये कह रहा है कि ये बात आप शास्त्रों के द्वारा इनको कहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये वाक्य बनाना कि प्रधानोपसर्जने प्रधानार्थम सह ब्रूतः, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? अन्य प्रमाणत्वात्। जो रिक्शा चलाने वाला या सामान्य कोई मनुष्य ले लो आप, और उससे भी यदि कहेंगे हम कि ये राजपुरुष है, तो वो भी जानता है कि राजपुरुष जो है कोई राजा का सैनिक है, कुछ भी है, वो भी जानता है इस अर्थ को। और उससे भी कहा जाए राजपुरुष माने, तो वो भी ले आएगा, व्याकरण नहीं पढ़ा हुआ है फिर भी। तो इसमें लोक प्रमाण है, इसमें शास्त्रों से कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो प्रधान प्रत्ययार्थ, इसमें एक बात आ गई, अभी प्रधान वाली आ गई है, प्रत्ययार्थ रह गया है अभी। यानी प्रधान प्रधानार्थ वचन अशिष्य है।
प्रधानार्थ वचन कहने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। अब प्रत्ययार्थ वचन की बात। प्रत्ययार्थ वचन में क्या होता है कि प्रत्यय के अर्थ का बोध करते हैं हम लोग। पीछे बताया था विद्रादयी सूत्र में क्या आया था पहला उदाहरण? औपगवः उपगोह अपत्यम। उपगु की संतान। तो उपगु की संतान अपत्य अर्थ में तस्यापत्यम से अण प्रत्यय लिया था और शब्द बना लिया हमने औपगव। तो औपगव शब्द उपगु की संतान के लिए चल पड़ा। अब जो व्याकरण नहीं पढ़ा है वो भी उसका अर्थ ऐसा ही कर लेगा। अर्थात इसमें हम ये कहें कि देखो औपगव शब्द में अण प्रत्यय अपत्य अर्थ को कह रहा है तो पाणिनि कह रहे हैं अशिष्यम। इसकी नहीं आवश्यकता कहने की है। प्रत्ययार्थ वचन, प्रत्यय के अर्थ का वचन। वचन माने कहना, यानी प्रत्यय के अर्थ को उसमें दिखाना। तो जो लोग नहीं पढ़े हैं वो भी जानते हैं इस बात को कि उपगव उपगु तो नहीं है, उपगु का बेटा ही कोई होगा, संतान ही कोई होगी उसकी। तो वो भी ऐसा अर्थ समझ लेते हैं, क्योंकि वहां उपगम आने कहने पर भी उपगु को नहीं लाते और न ही अपत्य मात्र को, किसी की संतान को पकड़ के ले आते हैं। किसको लाएंगे? उपगु की संतान को। तो हर कोई समझ लेता है। अन्य प्रमाणत्वात्, इसमें भी लोक व्यवहार प्रमाण है, लोक व्यवहाराधीन है ये बातें सारी। इनकी आवश्यकता नहीं है। कह दिया है बात अलग रही, कह दिया है तो ठीक है, थोड़ा बहुत संकेत दे दिया है, लेकिन अशिष्य है ये भी। अब अगला सूत्र देखिए, कालोपसर्जने च तुल्यम। बस इसमें इतना ही है। इतना ही है बस। प्रधानार्थ वचन, प्रत्यार्थ वचन, दो ही बातें दिखाई हैं इसमें। उसमें भले ही उसकी, यानी प्रधानार्थ वचन घटेगा समासों में हाँ जी, और प्रत्यार्थ वचन घटेगा तद्धित प्रत्यय जहां करते हैं हम लोग अलग अलग अर्थों में। तो मतलब उसको कहने की आवश्यकता नहीं। हाँ नहीं है। तो अब आप तस्यापत्यम के अधिकार को मत पढ़ना, कहना इन्होंने मना कर दिया है पाणिनि ने हमसे, हम उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं अब। हाँ, ये लोग के आश्रित सब हो जाएगा, चल जाएगा काम। कल इतना पढ़ने को कहा है वो तो कालोपसर्जने च तुल्यम। कालोपसर्जने प्रथमाद्विवचनान्तम च व्यपदम तुल्यम प्रथमैक वचनान्तम। यहाँ भी दो बातें हैं। कालम कालश्च उपसर्जनम च। कालोपसर्जने अशिष्यम आ ही रहा है, द्वंद्व समास है, तो इसका अर्थ है कि यहाँ भी दो बातों को अशिष्य बताया जा रहा है। और पिछले सूत्र में भी दो बातें थी। तो कालः उपसर्जनम च अशिष्यम, इसका भी शासन करने की आवश्यकता नहीं है। शासन के ये अयोग्य है, हर कोई समझ लेता है। अर्थात समय के विषय में, काल माने समय। अब समय में यहाँ पर जैसे हमने कहा कि दिन कितना होता है, तो कोई कहता है भाई प्रातः काल से लेकर के सायंकाल तक, कोई कहता है कि रात्रि के 12 बजे से लेकर के अगली रात्रि के 12 बजे तक। उसमें 24 घंटे आ गए पूरे। हम लोगों का व्यवहार यही चलता है इस समय। लेकिन कभी कभी आज कह देते हैं तो आज का मतलब दिन ही दिन लेते हैं, रात्रि छोड़ देते हैं उसमें, है ना। और वैसे गिनेंगे दिन तो रात्रि भी साथ में आ जाती है। तो ये व्यवहार सब कर रहे हैं आपस में, कहाँ उन्होंने कोई व्याकरण पढ़ा है। और इसीलिए पाणिनि ने, देखो अब तक जो पीछे बातें बताई थी अशिष्य वाली, उनकी चर्चा पाणिनि ने भी की है और अशिष्य भी कहा उनको। लेकिन काल को पाणिनि अशिष्य कह रहे हैं और स्वयं उसका पालन भी किया। बताओ, पूरी अष्टाध्यायी में कहीं है काल की परिभाषा? कहीं नहीं है। पीछे जो बातें बताई थी अशिष्य, वो तो चर्चा की है पाणिनि ने उनकी संकेत में जगह जगह। लेकिन इनकी की है कहीं? काल की है कहीं? नहीं है, हैं?
वर्तमान वो काल की परिभाषा है। यह प्रत्यक्ष कर रहे हैं धातु से, उसकी परिभाषा, उसका विवेचन है वहां। लेकिन कुछ वैयाकरणों ने, अन्य वैयाकरणों ने काल की परिभाषाएं भी की हैं। पाणिनि ने काल को नहीं छुआ है। जैसे वो काल कहते हैं वर्तमान काल, वर्तमान लट कह दिया हमने। नहीं, वर्तमान में लकार बोला है ना, लेकिन वर्तमान कैसे कहते हैं ये बताया क्या? भूत कैसे कहते हैं ये बताया क्या? लेकिन उसमें भी आधार और अधिकरण, आधार क्या कुछ नहीं कहा। ऐसे वो दूसरे भी सूत्र में ऐसे ही है, आधार और अधिकरण, आधार कहा ही नहीं हुआ। वो तो बहुत ही सामान्य शब्द हो गए, आधार इत्यादि तो। लेकिन काल तो एक विशेष है ना, इसकी परिभाषा कहीं नहीं की इन्होंने। वर्तमान क्या है उसको कुछ नहीं बताया। काल नहीं बताया, काल की परिभाषा नहीं की। तो इस तरह से कुछ आचार्य जो व्याख्या करते हैं कि भाई 12 बजे से लेकर के इतने तक, और दिन के रात्रि के 12 बजे से या सुबह दिन के लिए, तो ऐसी परिभाषाएं पाणिनि ने नहीं की हैं। उनका कहना है कि इनकी आवश्यकता नहीं है। और दूसरा है इसमें उपसर्जन। कुछ आचार्यों ने उपसर्जन की परिभाषाएं भी की हैं कि अप्रधानम उपसर्जनम। पाणिनि ने कहीं नहीं कहा ऐसा। उपसर्जन संज्ञा तो की है पाणिनि ने, वो भी समास के प्रकरण में। लेकिन उपसर्जन एक सामान्य शब्द भी है व्यवहार में, कि प्रत्येक गौण को उपसर्जन कह देते हैं। देखो, उपसर्जन में कौन सा प्रत्यय है? ल्युट, सृज धातु से। और घय करें तो क्या बनेगा? जल्दी बोला करो। घय करें तो क्या बनेगा? सर्ग। घय भी भाव में, ल्युट भी भाव में, अर्थ एक ही हुआ ना। तो जो अर्थ उपसर्जन का है वही अर्थ उपसर्ग का भी होना चाहिए, है नहीं? और देखो योग का सूत्र, ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। यही तो अर्थ है वहां भी। यानी कि ये सिद्धियां समाधि में, वहां तो वैसे बाधक उन्होंने अर्थ किया है, लेकिन बाधक को हम उस रूप में न लें, हम यूं ले लें कि ये तो गौण है, बिल्कुल इनकी नहीं है आवश्यकता। और जिसकी आवश्यकता न हो फिर भी हम प्रयोग करते हैं, वो बाधक बन जाती है, इसलिए बाधा मान ली उनसे हमने। तो इस तरह से उपसर्जन शब्द या उपसर्ग शब्द बिना परिभाषा के भी चल रहा है समाज में, लोगों से अर्थ ले रहे हैं। तो इसकी भी आवश्यकता नहीं है शासन करने की। तो अप्रधानम उपसर्जनम, ये इस प्रकार के जो वाक्य आते हैं, पाणिनि कहते हैं इनकी नहीं है आवश्यकता। लोक व्यवहार, क्योंकि यहां जो सूत्र में है ना, च कालोपसर्जने च, इस च से आप ऊपर से ये ले लो, अन्य प्रमाणत्वात्। च है ना, च माने और, तो और से क्या लेंगे हम यहाँ पर? अन्य प्रमाणत्वात्। इन इसमें भी लोक प्रमाण है, लोक व्यवहार के अधीन है सारी बातें। ये जिन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ा है वो भी ये गौण है, ये मुख्य है, ये उपसर्जन है, ये सब जानते हैं, वो सब व्यवहार कर लेते हैं। ऐसे ही ये मैंने आज किया, ये कल किया, ये परसों करूंगा, ये काल के व्यवहार भी सब जानते हैं। उन्हें पता है कि आज किसे कहते हैं, कल किसे कहते हैं, उनको बताया नहीं गया है। तो बहुत प्रसिद्ध हैं ये बातें, इनके शासन करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब इसमें आगे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आदि जो प्रयोग में लाते हैं हम लोग, तो ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे होते हैं, इसके ये सूत्र हैं। और ये सूत्र हैं आपके 6 सूत्र, जात्याख्याम से लेकर के और तिष्य, पुनर्वसु और नक्षत्र द्वंद्व तक। उसके बाद में फिर पाद के अंत तक एक शेष प्रकरण चलता है, उसको एक शेष प्रकरण कहते हैं। स्वरूपाणाम एक शेष से एक शेष प्रकरण, एक बचता है। समास में समास करते हैं ना, तो एक शेष रहेगा उसमें, वो वहां चलेगा प्रकरण। अभी क्या है, ये एक वचन बहुवचन का प्रकरण है ये। तो जात्याख्यायाम एकस्मिन् बहुवचनम अन्यतरस्याम, सरल सूत्र हैं सब ये। सिद्धियों का कोई इसमें ज्यादा झंझट नहीं है कहीं पर भी। पाद के अंत तक कोई सिद्धियां ऐसी नहीं है जिन पर आपको परिश्रम करना हो।
जात्याख्यायाम सप्तम एक वचनांतम एकस्मिन् सप्तम एक वचनांतम बहुवचनम प्रथम एक वचनांतम अन्य तरस्याम अव्ययपदम। इसको सप्तमी भी कह सकते हैं, लेकिन ये विभक्ति प्रतिरूपक निपात भी है अन्य तरस्याम, इसलिए इसको अव्यय भी कह देते हैं। जात्याख्या, जाते है आख्या, जात्याख्या जाति का कथन, आख्या मन कथन, तस्याम जात्याख्यायाम। बहुवचनम क्या होता है? बहुनाम वचनम, बहुवचनम बहुतों का वचन, बहुतों को कहना। तो जात्याख्यायाम विषय सप्तमी है, जात्याख्यायाम एकस्मिन, अर्थे को अपनी ओर से जोड़ लेंगे, एकस्मिन अर्थे, अन्य तस्याम अर्थात विकल्पेन, बहुवचनम भवति, भवति अपनी ओर से लगा लो, जाति को कहने में। अब जाति कितनी होती हैं? जाति किसे कहते हैं? भिन्नेषु अभिन्नम, छिन्नेषु अच्छिन्नम। आज महाभाषण पढ़ रहे थे हम लोग। हाँ, छिन्नेषु अच्छिन्नम कितनी है? एक। तो एक वचन होना चाहिए। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि जाति को जब कहा जाए तो होती एक ही है वो, लेकिन उसमें आप विकल्प से बहुवचन बोल सकते हैं, हम आपको अधिकार दे रहे हैं। आपके वाक्य को कोई अशुद्ध कहने का साहस नहीं करेगा। इसी पे कहा भिन्नेषु अभिन्नम, छिन्नेषु अछिन्नम। हाँ, एक ही कह रहे हैं, वो एक वचन है वहां। तो ये नहीं कहा भिन्नेषु अभिन्ना छिन्नेषु अच्छिन्ना, इसलिए बहुवचन विकल्प करो। तो जाति तो एक ही होती है। अगर 100 गायें हैं तो जाति 100 नहीं है, जाति एक ही है। 1,00,000 गायें तब भी जाति एक है, एक गाय है तब भी जाति एक है। और छिन्नेषु अच्छिन्नम, अब 10 गायें एक मर गई तो 9 रह गई, जाति में थोड़ी कमी आ गई ना। तो नहीं, छिन्नेषु अच्छिन्नम, वो छिन्न नहीं होती है, वो नहीं कटती है। अब गायें बहुत सारी कट जाती हैं रोज, जाति नहीं कट रही है, जाति जो की तो है। तो एक वचन में भी बहुवचन हो जाता है विकल्प करके। और ऐसे हम व्यवहार में खूब प्रयोग करते हैं, ऐसा चलता है। क्योंकि एक वचन में एकत्व में एक वचन प्राप्त हो रहा था तो बहुवचन भी कर दिया। बहुत्व, बहुवचन का तात्पर्य बहुत्व, यहाँ ये ध्यान रखना। ये बहुवचन शब्द, ये बहुवचन ये प्रत्ययों को नहीं ले रहा है, ये बहुत्व अर्थ को बोल रहा है। और बहुत्व अर्थ में द्वय की ओर बहुषु बहुवचनम से वहां फिर बहुवचन का प्रत्यय लाएंगे, वो अलग है। प्रत्यय जो बहुवचन है वो हम करेंगे उसमें कर्ण में प्रत्यय ल्युट, बहु उच्यते अनेन इति बहुवचनम, वो प्रत्यय का बन जाएगा विशेषण। और यहां समास क्या किया था? बहुनाम वचनम, बहुतों का वचन, यानी बहुत्व अर्थ कहना। ये प्रत्यय का विधान नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, ये बहुत्व अर्थ का विधान कर रहा है। और देखो अपने के लिए हम लोग अकेले के लिए भी बोल देते हैं, हम, मैं को हम बोल देते हैं नहीं बहुत जगह। इसका तो फिर आगे आ रहा है सूत्र, अभी अस्मतो द्वेष आ रहा है आगे, वो बताएगा आपके लिए ये। तो जैसे यव शब्द है जौ, अब यव शब्द क्या है? जाति, यव जाति हो गई ना। तो यव उत्पन्न हो गई, फसल पैदा हो गई, बहुत अच्छे बने हैं, खूब अच्छे उत्पन्न हुए हैं। तो यवाह संपन्नाह क्या है? अच्छा यव जाति नहीं है तो आप क्या कहना चाह रहे हो? संज्ञा है क्या ये? आपने नाम रखा है क्या इसका? गो क्या है? गो जाति में। अच्छा गो जाति ले लिया आपने, यव जाति स्वीकार नहीं हो रही है। अरे जाति कहते किसको है? सामान्य शब्द का व्यवहार किया है महर्षि कणाद ने। सामान्य क्या है? समानता का जहां बोध हो जाए। क्या ऐसा बोध होता है कहीं भी कि ये भी यज्ञपति हैं, ये भी यज्ञपति हैं, सत्यपति, ये भी सत्यपति, ये भी सत्य, ऐसा बोध होता है कहीं?
तो आपका नाम जाति नहीं है। लेकिन ये भी मनुष्य है, ये भी मनुष्य है, ये ऐसा बोध होता है कि नहीं? समानता का जहां बोध, अनेक में एकत्व का जहां बोध होता है उसे कहते हैं जाति। तो ये भी जो है, ये भी जो है, ये भी जो है, ये नहीं बोध हो रहा है क्या? जाति हो गई। तो इसको हम बहुवचन में भी कह सकते हैं, संपन्नाः यवाः, या संपन्नाः व्रीहयः, अथवा एक वचन संपन्नो यवः, संपन्नो व्रीहि, धान हो गए, जौ हो गए, इस तरह से। चलें आगे। अस्मदो द्वयोश्च, अस्मदोः षष्ठे वचनांतम, द्वयोः सप्तमी द्विवचनांतम च व्यपदम। अब इसमें द्वयोः जोड़ दिया, बढ़ा दिया ना। और क्या चीज नहीं बोली? एकस्मिन, वो ऊपर से ले लो। तो आपके पास में कितना हो गया मसाला? एक वचन और द्विवचन। बहुवचन का तो विधान करना है। अच्छा, पीछे कहा था एक वचन में बहुवचन, यहाँ कहते हैं एक वचन में तो बहुवचन होगा ही, द्विवचन में भी बहुवचन हो सकता है, लेकिन कहाँ? अस्मद के प्रयोग में। तो अस्मदो द्वयोश्च, अस्मदः षष्ठी का एक वचन है ये। तो अस्मदः यो अर्थ है, अस्मद का जो भी अर्थ है वो चाहे एक हो या दो हो, यानी कि हम दो हैं या हम एक हैं। तो अस्मदः एकत्वे, वो ऊपर से आ गया एकस्मिन। अस्मदः द्वित्वे, ये द्वयोः में आ गया। बहुत्वम अर्थात बहुवचनम, अन्यतरस्याम विकल्पेन भवति। अस्मद के द्वित्व में और एकत्व में बहुवचन विकल्प से हो सकता है। और प्राय करके लखनवी भाषा तो हम वाली ही है ना। एक लड़की रहती है यहाँ पे, वो रीना, वो हमेशा मैं नहीं बोलती कभी भी, हम। लखनऊ में ऐसे बोलते हैं प्राय करके, हम। पूर्व में उधर जो है बहुत चलता है ये हम जा रहे हैं, हम खा रहे हैं, हमने ऐसा नहीं कहा, हम पढ़ रहे हैं। मैं सुनाई नहीं पड़ेगा वहां। नहीं, आचार्य जी जा रहे हैं। यहाँ अस्मद की बात हो रही है, कहाँ पहुंच गए आप? तो अहम ब्रवीमि, ये भी कह सकते हैं। और वयम ब्रूमः, और ये दर्शनों की भाषा में कई जगह आता है, वयम तो ब्रूमः, हम तो ऐसा कह रहे हैं, आप ऐसा कह रहे हो। तो वयम ब्रूमः ऐसा भी बोल सकते हैं, जबकि बोलने वाला एक ही है। आवाम ब्रूवः, यहाँ भी कह सकते हैं वयम ब्रूमः। मैं बोलता हूँ, इसके हम हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, तो क्या हम बोलते हैं ऐसे कह रहे हैं? हाँ, दोनों ठीक है। ये भी हो गया। इसमें कोई सिद्धि करनी है क्या? बस वाक्य संरचना है, कैसे से बोल सकते हैं हम लोग। आगे है फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम च नक्षत्रे। फल्गुनी प्रोष्ठ पदानाम षष्ठी बहुवचनांतम च विपदम नक्षत्रे सप्तम एक वचनांतम। फल्गुन्यौ च प्रोष्ठ पदे च, ये दो नक्षत्र हैं, फल्गुनी नाम के और प्रोष्ठ पद नाम के। तो फल्गुन्यौ च प्रोष्ठ पदे च, फल्गुनी प्रोष्ठ पदाः, तासाम स्त्रीलिंग में आते हैं ये। फल्गुन्यो हो, ऊपर से द्वयो आ रहा है अस्मदो द्वयोश्च से, तो फल्गुन्यो हो द्वयो हो प्रोष्ठ पदयोश्च द्वयो हो नक्षत्रयो हो विकल्पेन बहुवचनम भवति। देखो, फल्गुनी नाम के दो नक्षत्र, प्रोष्ठ पदा नाम के भी दो नक्षत्र, तो कौन सा वचन आना चाहिए? द्विवचन। उस द्विवचन में आप विकल्प से बहुवचन भी बोल सकते हैं। हाँ, दो नक्षत्र हैं ये। फल्गुनी भी दो हैं, प्रोष्ठ पदा भी दो हैं, तो द्वित्व की जगह पर विकल्प से बहुत्व भी कर रहे हैं। उदाहरण में होगा कि जैसे फल्गुनी उदय हो गए, दो नक्षत्र हैं, तो हमें कहना चाहिए उदिते, स्त्रीलिंग में आते हैं उदिते फल्गुन्यौ, तो वहां ऐसा भी कह सकते हैं उदिताः फल्गुन्यः।
उदिताः फल्गुन्यः बहुवचन नदी के समान। ऐसे ही प्रोष्ठपदा आकारांत है, तो उदिते प्रोष्ठपदे, ये पूर्व में होता है, ये प्रातः काल को देखते हैं हम लोग इसको। और उदिताः प्रोष्ठपदाः यानी पूर्व दिशा में। तो इस तरह से इनका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। छंदसी पुनर्वसु और एक वचनम, छंदसी सप्तम एक वचनांतम, पुनर्वसु षष्ठी द्विवचनांतम, एक वचनम प्रथम एक वचनांतम। यहां वेद में ले लिया है इन्होंने। तो छंदसी विषय पुनर्वसु, ये भी दो हैं, पुनर और पुनर्वसु। तो छंदसी विषय पुनर्वसु नक्षत्रोः द्वंद्वे विकल्पेन एक वचनम भवति। वेद में इनका प्रयोग मिलता है ऐसा। तो पुनर्वसु नाम के दो नक्षत्र द्वित्व प्राप्त हो रहा था, तो एक वचन कर दिया, तो पुनर्वसुर नक्षत्रम। अब ये उल्टा हो गया। देखो अब तक क्या था कि द्विवचन में बहुवचन और पीछे एक वचन में भी बहुवचन। अब क्या है, अब उल्टा है, द्विवचन में एक वचन। सूत्र में आ गया ना एक वचनम, अब एक वचनम की चलेगी अनुवृत्ति आगे, तो एक वचन हो जाता है पुनर्वसुर नक्षत्रम। और आप द्विवचन भी कह सकते हो, पुनर्वसु नक्षत्रे, नक्षत्र नपुंसकलिंग का है इसलिए। विशाखयोश्च, विशाखयो षष्ठी द्विवचनांतम च विपदम, ये भी दो नक्षत्र हैं विशाखा नाम के। तो छंदसी विषय विशाखयो नक्षत्रयो द्वित्वे एक वचनम विकल्पे न भवति। तो यहां भी विशाखा नक्षत्रम विशाखे नक्षत्रे, ये ऐसे बोल सकते हैं। तिष्य पुनर्वस्वोर नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य द्विवचनम नित्यम। तिष्य पुनर्वस्वो षष्ठी, आप बार बार घड़ी देख रहे हो, घड़ी सुई रुकेगी नहीं। तिष्य पुनर्वस्वो षष्ठी द्विवचनांतम, नक्षत्र द्वंद्वे सप्तम एक वचनांतम, बहुवचनस्य षष्ठी एक वचनांतम द्विवचनम, प्रथमैक वचनांतम नित्यम प्रथमैक वचनांतम। तिष्य पुनर्वसु, अब दो दो ले लिया उन्होंने, दो और एक तीन हो गए। तिष्यश्च पुनर्वसु च, तिष्य पुनर्वसु, तयोः तिष्य पुनर्वस्वोः। और नक्षत्राणाम द्वंद्वः, नक्षत्र द्वंद्वः तस्मिन् नक्षत्र द्वंद्वे। अब तिष्य एक है, पुनर्वसु दो हैं, कितने हो गए? तीन। क्या कौन सा वचन आना चाहिए? वही कह रहे हैं देखो कि तिष्य पुनर्वस्वोः नक्षत्र द्वंद्वे बहुवचनस्य नित्यम द्विवचनम भवति। विकल्प समाप्त हो गया, नित्य ही इनमें द्विवचन ही होता है। अब नक्षत्र तीन है, वचन द्विवचन ही आएगा। तो उदितौ तिष्य पुनर्वसु दृश्येते, तिष्य पुनर्वसु उदित होते हुए दिखाई दे रहे हैं तीन लेकिन वचन दो। ठीक है, होता है ऐसा प्रयोग। उधर ऊपर पुनर्वसु में हमने एक वचन लिया, हाँ द्विवचन में, और यहाँ बहुवचन में एक वचन, यहाँ बहुवचन में द्विवचन, बहुवचन में द्विवचन, एक एक कम कर दिया। हाँ जब तिष्य के साथ लेंगे तब उसका द्विवचन करेंगे, है ना जी? तिष्य के साथ जोड़ेंगे तभी, हाँ द्विवचन तो तब एक वचन लेंगे, अदरवाइज पुनर्वसु का बहुवचन की जगह पे एक लेंगे। नहीं, पुनर्वसु अलग बोलेंगे तो द्विवचन और एक वचन, और तिष्य के साथ समास करेंगे तो केवल द्विवचन। प्रणव ध्वनि। ओ